पश्चिम में आधुनिक लोकतंत्रीय सभ्यताओं के नमूदार होने से कोई 2000 साल पहले, जबकि रोमन और यूनानी समाजों में गुलामों की हैसियत से इंसानी खरीद फरोख्त का बाजार सरसब्ज था, स्पार्टाकस नाम के एक गुलाम ग्लैडिएटर ने सबसे पहले अपने अंदाज में मानवाधिकारों का नारा बुलंद किया। पश्चिम और पूर्व सब जगह मानव समाज जैसे जैसे विकसित होते चले गए, आजादी और मानवाधिकारों की उनकी अपनी समझ और भी पुख्ता होती चली गई। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक पहुंचते पहुंचते, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन को पूरा कर लिया था, 10 दिसंबर 1948 के दिन सारी दुनिया ने मानवाधिकारों की यूएन की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की गूंज को सुना। ये सार्वभौमिक घोषणा सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी के फासिज्म और नाजीवाद का विरोध भर नहीं थी, बल्कि इसमें तीसरी दुनिया की उन बहुसंख्य मुल्कों की बगावत की आवाज थी जो लंबे समय से उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जूझ रहे थे और अब अपनी आजादी का ऐलान चाहते थे। जहां तक भारत का ताल्लुक है, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रितानी क्रूरता जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचती गई, मानवाधिकारों का सवाल आजादी के मुद्दे के साथ गुत्थम गुत्था होता चला गया। यूएन डिक्लेरेशन के एक दशक से भी पहले भारत में पहला मानवाधिकार संगठन बना। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में इस सवाल को टेकअप किया था, जब इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन नाम की संस्था बनाई थी। उनके साथ कुछ और लोग भी कांग्रेस के उस वक्त थे, लेकिन वो पहल ज़्यादा दिन चली नहीं। पर सबसे पहले ऑर्गेनाइज तरीके से सिविल लिबर्टीज का, ह्यूमन राइट्स का काम उसी वक्त हुआ। अंग्रेजी निजाम के मूल में था भारतीयों का दमन। दुर्भाग्य से पुलिस, फौज और नौकरशाही जैसी जितनी भी एजेंसियों को उन्होंने जन्म दिया, आजादी के दशकों बाद तक उनके बुनियादी ढांचे में कोई फर्क नहीं आया। बात ये एक राजनीतिक आंदोलन जो जिस वक्त चल रहे थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उस वक्त ये देखा गया कि देश भर के अंदर सप्रेशन एक प्रकार का हो रहा था। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन के साथ ही साथ सिविल लिबर्टीज आंदोलन को भी जोड़ा और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और PUCLDR की स्थापना की। उस समय देश में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, 1976 में PUCLDR की स्थापना की। और जवाहरलाल नेहरू के इनिशिएटिव के बाद सबसे पहला ये इनिशिएटिव था राष्ट्रीय स्तर पर, जब सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स का सवाल एक संगठित तरीके से देश के सामने आया। यही वजह है कि 70 और 80 के दशक तक आते आते मानवाधिकारों के आंदोलन देश में इस कदर उफान तक पहुँचे कि आखिरकार संसद को मानवाधिकार आयोग के गठन का संवैधानिक फैसला करना पड़ा। ये कमीशन जो है, ये 12 अक्टूबर सन 1993 को कायम हुआ था और पहले साल 1993 में इस कमीशन के पास जो वो कंप्लेंट्स आई थी मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में, वो कुल 500 के करीब थी। पिछले साल जो हमें कंप्लेंट्स आई हैं एक साल में, 2003-2004, वो 72,000 के करीब हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि मानवाधिकार के उल्लंघन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इससे ये पता लगता है कि लोगों में अब जागृति आई है और उन्हें पता है कि कोई एक ऐसा योग है जहां पे वो जाके अपने ग्रीवेंस को बता सकते हैं और जहां से उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। भारत जैसे उलझी बुनावट वाले समाज में मानवाधिकारों का सवाल सिर्फ पुलिस और फौज बनाम जनता का नहीं है। यहाँ मुद्दा महज शासक और शासितों के बीच चलने वाले अनवरत युद्ध भर का भी नहीं है। दरअसल इससे ज्यादा इसकी जड़ें पुरातन सामाजिक मूल्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। दलित शोषण हो या स्त्री दमन, मानवाधिकारों का सिलसिला शुरू हो जाता है जन्म के साथ और बड़ी मुश्किल से इनका अंत हो पाता है मृत्यु के समय। स्वतंत्रता के हमें 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं, तब भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के बारे में हम रोज पढ़ते हैं, अखबारों में, टेलीविजन पे देखते हैं। और ये कहां से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है कि हम
बच्ची को जन्म लेने से भी इनकार करते हैं, वो उनको जन्म लेने ही नहीं देते हैं। ये सबसे मुख्य बात है। एक तो हम सोच सकते हैं कि जन्म के बाद जो अत्याचार होता है, लेकिन हम अगर उसको जन्म लेने ही ना दे तो उससे बुरी बात क्या हो सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके लिए एक कैंपेन तैयार किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हम सभी स्कूल के बच्चों तक पहुंच रहे हैं। जैसे देश की जो नई पीढ़ी है उनमें एक जागरूकता लाएं कि वो अपने बहनों को जन्म लेने से ही ना रोकें, उनको उनका भ्रूण हत्या न करवाएं और उनको समानता और समान अधिकार दें। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु जैसी दलीलें अब बेमानी हो चुकी हैं। नारी पर जन्म से ही जम जाती है पुरुष समाज की क्रूर नजरें। छोटे छोटे कस्बों तक फैल गए हैं महिला भ्रूण के नारी भक्षी क्लिनिकों के जाल। औरत वस्तुतः जन्म से ही आ जाती है सवालिया निशानों के घेरे में। कैसी विडंबना है कि ये कोई 16वीं 17वीं सदी के किस्से नहीं, 21वीं शताब्दी की जमीनी सच्चाई है। तब जबकि भारतीय महिला अंतरिक्ष तक जाने लगी है। समूचे देश में गिने चुने प्रदेश हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बिगड़ा न हो। जन्म लेने के तुरंत बाद जब हमें जानकारी होती है कि बच्ची का जन्म हुआ है तो उसकी हत्या कर देना, उसको मार देना, और आज दिन तक ऐसे जिले हैं जिनमें इन्फेंटिसाइड चल रहा है। कहीं कहीं तो मदर्स मिल्क में भी वो पॉइजन लगाकर ब्रेस्ट पे उनको मार दी जाते हैं। इस तरह की घटनाएं होती है और इसका सीधा सीधा जो मैं देखती हूँ ताल्लुक संबंध है दहेज के साथ। ये नहीं कि बेटी प्यारी नहीं है, बेटी ही आखिर माता पिता सास ससुर सभी की सेवा करती है, लेकिन उसके जन्म पे खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि जहाँ पे एक ओर अब तक हम गरीबी रेखा के कम कई परिवार हैं हमारे देश में, दूसरी ओर हर बेटी के जन्म के साथ साथ एक बोझ बढ़ जाता है माता पिता के ऊपर कि अरे इसकी तो शादी के खर्च भी हमको करवाने पड़ेंगे, इसके शादी में दहेज भी हमें देना होगा, और न केवल शादी के समय लेकिन उसके बाद हर मौके पे, पहली दिवाली है, पहली होली है, पहला कुछ भी है तो हमें फिर से पैसे निकालने होंगे, और अगर नहीं निकालें तो फिर किस तरह से मारपीट, कहीं कहीं दहेज संबंधित हत्या, महिला को जला देना, इस तरह से सभी बातें हो रही है। मानवाधिकारों का सवाल जन्म से शुरू होकर लड़की के वयस्क होने तक मुंह बाए खड़ा रहता है। बलात्कार की और इस तरह की शिकायतें काफ़ी नज़र में आ रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी होती थी और अब भी हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो फ़र्क अब है वो मीडिया में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, सब जगह पब्लिश किया जाता है, पब्लिसिटी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम में या बलात्कार के केसेस में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है, ये बात सही नहीं है। क्राइम रेट, बलात्कार की संख्या जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम कंपेयर करें पुराने जो आंकड़े हैं उनसे, अगर हम कंपेयर करें। पुलिस जो वर्दी में है इज ऑन अ हायर पावर प्लेटफॉर्म देन द वुमेन जो एक विक्टिम है, और उसको कंप्लेन करने में भी भय लगता है क्योंकि तुरंत एक उसके ऊपर करके दबाव आता है कि अगर आपने कुछ कहा तो आपका जीना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। जो लोग वर्दी में रहकर अन्याय करते हैं उसको दुगनी सजा होनी चाहिए, और वर्दी पहनने के लायक नहीं है ऐसे लोग। और दूसरी बात जो मुख्य है कि हम अगर आज कोई बलात्कार का केस देखें और उसका नतीजा हम कोर्ट से 5 से 6 साल बाद पाएं, तो बलात्कारी जो है वो तो भटक रहा है फ्री, और महिला जो है वो जैसे एक विक्टिम बन के बिल्कुल घर पे उसको बैठना पड़ता है। तो ये भी बात जरूरी है कि एक टाइम फ्रेम में महिला संबंधित केसेस का निपटारा हो। मानवाधिकारों से गहरे जुड़ा है उन 5 करोड़ भारतीयों का बचपन जो जन्म के साथ ही अभिशप्त होते हैं गैर आर्थिक बराबरी वाले भारतीय समाज में बाल मजदूरी के लिए। बाल मजदूरों की गुलामी का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर संसद तक
लंबे समय से कूद जाके वहाँ पिघलाते हैं और वहाँ पर उनको जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो जल जाने का खतरा होता है और साथ साथ में उनको तरह तरह की बीमारियाँ, चमड़े की, उनके जो लंग्स की बीमारियाँ और इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित रहते हैं। तो हम लोगों ने ये बात वहाँ पर कही थी कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को बदला जाए और इसी तरह से जगह जगह पर चाइल्ड लेबर सिर्फ चूड़ी बनाने में नहीं है, चाहे वो कारपेट में है, चाहे वो अगरबत्ती बनाने में है, जिस तरह के भी कार्यक्रम में ये बच्चे काम कर रहे हैं, सबसे बड़े मानवाधिकार का उल्लंघन तो और सबसे अमानवीय काम होता है जबकि एक नन्हे बच्चे के साथ अत्याचार होता है, चाहे उससे काम लेके हो, चाहे छोटी लड़कियों के शरीर पर रेप करके उनके साथ जो जिस तरह से उनकी मानसिकता बिगाड़ी जाती है, उनके साथ दहशत उनके जीवन में भर दी जाती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है। और ऐसे अपराधी को सजा दिलाना और समाज में ये बात प्रतिपादित करना कि जो लोग इस तरह का उल्लंघन करते हैं वो बच के नहीं जा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हिंदुस्तान के ही अंदर है और ऐसा महसूस किया जाता है कि यदि चाइल्ड लेबर रहेगी तो चाइल्ड प्रमोशन, चाइल्ड डेवलपमेंट संभव नहीं होगा और उसके लिए भी भारत में कानून तो है लेकिन वो कानून को अभी और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अनेक प्रकार की जो स्कीम है जिसके द्वारा चाइल्ड लेबर को हटाने का कार्यक्रम चलाया गया है उसको और अधिक मजबूती के साथ में, अधिक संवेदनशीलता के साथ में उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन तो नहीं है लेकिन चाइल्ड लेबर हिंदुस्तान में कुछ हद तक प्रोहिबिटेड है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है उसका कहना है कि भारत को चाइल्ड लेबर को बिना किसी देर के ख़त्म करना चाहिए। इस बात को देखते हुए भारत सरकार का और भारतीय समाज का यह दायित्व बन जाता है कि हमको अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड लेबर को एराडिकेट करना चाहिए। यूं तो सांप्रदायिक दंगों के वक्त सभी इसका शिकार होते हैं, लेकिन इनमें भी ज्यादा बड़ा प्रतिशत महिलाओं का ही होता है। पिछले दिनों गुजरात के दंगों और इस तरह की दूसरी वारदातों के समय मानवाधिकारों की आग में सबसे ज्यादा झुलसने वाली औरतें ही थी। हर दंगे में, हर फसाद में, हर झगड़े में कहीं भी महिलाएं विक्टिम अधिक होती है। इसका कारण सीधा सीधा है कि महिला अगर कुछ भी होता है परिवार में तो उसका इम्पैक्ट चाहे पुरुष पे हो, बच्चों पे हो, आखिर में महिला पे पड़ेगा। वो परिवार का एक केंद्र बिंदु है। तो इसीलिए और महिलाएं कभी दंगे चाहती नहीं है लेकिन असर भोगती है। कहीं ना कहीं मानसिकता होती है कि दूसरे को नीचा दिखाना है तो उसकी औरत जिसको कि आमतौर पर इज्जत मानते हैं और उसको ही सबसे पहले जलील करो ताकि उसका कोई न कोई मतलब निकले कि हमने उनको अपमानित किया। तो औरतों को ही सबसे बड़ा खामियाजा इस तरह की मारपीट का, चाहे वो जाति को लेकर के झगड़ा हो गांव के अंदर या वो संप्रदाय को लेकर के हो, अक्सर औरत को ही इसका खामियाजा भरना पड़ता है। और हम लोगों ने गुजरात के दंगे के समय भी ये बात देखी थी। हम लोगों ने जो देश में और भी जाति को लेकर के आज भी देखिए, जाति पंचायत जब फैसला करती है तो वो लड़की की तो सुनवाई ही नहीं है और जाति पंचायत या इस तरह की जितनी पंचायतें बनी हैं वो मूल रूप से मानव अधिकार का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि मानव अधिकार में ये व्यवस्था दी गई है कि हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का हक है। पर लेकिन औरत की बात को सुनना शायद न जाति पंचायत के द्वारा और न दंगों में जिस तरह से होता है कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। देश की तमाम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर साल पुलिस साथियों से जुड़े मामलों के पेश होने का प्रतिशत 13 से 14 है। आजादी के बाद से लेकर अब तक इन मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनमें कुछ पुलिस हवालात पे होने वाली यातनाओं से संबंधित हैं, तो कुछ जेल के भीतर होने वाली ज्यादतियों से जुड़े हैं। मानवाधिकारों की देखरेख का सबसे बड़ा जिम्मा जिन एजेंसियों का है, उन्हीं के हाथों होने वाले ये अपराध सचमुच गहरी दिक्कतों को पेश करते हैं। पुलिस के थर्ड डिग्री मेथड, कस्टोडियल वायलेंस वो कंटिन्यू करती है और मानवाधिकार आयोग जो है इस बारे में बड़ी सख्त कार्रवाई करता है। हमने कई पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ फौजदारी केसेस रजिस्टर करने को कहा है, वो जो हुए हैं, कईयों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुए हैं। पुलिस एक्ट जो है वो 1860 में बना था और उस वक्त कॉलोनियल पावर जो थी, इंपीरियलिस्ट पावर जो थी, उनको ये एक्ट इस किस्म का बनाना पड़ा कि वो नेटिव्स के ऊपर कंट्रोल कर सके और इसीलिए इसको पुलिस फोर्स कहा गया।
आज अगर हम इसको सर्विस समझते हैं तो सबसे पहले काम तो पार्लियामेंट का ये होना चाहिए कि ये फोर्स शब्द ही हटाएं और इसको एक सर्विस कहें। इंस्टेड ऑफ पुलिस फोर्स इट शुड बी कॉल्ड पुलिस सर्विस। तो कम से कम उससे माइंडसेट तो चेंज होना शुरू होगा। ये एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से ये अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। आयोग का शरीर तो गढ़ा गया, लेकिन इसमें पूरी जान नहीं डाली गई। पिछले 10 सालों में आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण सवालों पर बने बनाए प्रशासनिक सामाजिक तंत्र को हिलाकर तो रख दिया, लेकिन न्यायिक ताकत के अभाव में वो इसे जड़ से उखाड़ नहीं सका। मानवाधिकार की चाह रखने वाली करोड़ों भारतीयों के लिए ये एक निराशापूर्ण घड़ी बनी रही। जिस मुल्क ने भी ह्यूमन राइट कमीशन बनाई है वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशंस जो हैं उनको सरकार किस नजरिए से देखे, सरकार के कर्मचारी किस नजरिए से देखें, वो बहुत डिपेंड करता है कि ये आयोग जो है किस तरीके से अपना काम कर रहा है। हमारी एक्सपीरियंस ये है कि हमारी रिकमेंडेशंस को बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमीशन बड़ा सीरियसली लिया जाता है, और चाहे हमारे पास वो अख्तियार नहीं है जो कि अदालतों के पास है, लेकिन फिर भी हमारी रिकमेंडेशंस जो है वो इग्नोर नहीं की जाती। हमारे पास एक पावर अंडर द एक्ट है जो कि हमें सिविल कोर्ट की पावर्स देता है। उसके तहत हम किसी भी कर्मचारी को, किसी को भी जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में ये सही जवाब नहीं दे रहा, उसको यहां बुला सकते हैं। और जब हम बुलाते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो रिजल्ट ये होता है कि हम रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होती हैं और उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना हुई। ये एक्ट इस कमीशन को पावर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस कमीशन की स्थापना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में नहीं हुई। ये पार्लियामेंट ने इस कमीशन की स्थापना की। ये ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका नतीजा ये है कि गवर्नमेंट इसके डेली काम में इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे देश में स्थापित हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये कह देना भी बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट के तहत इस कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो पावर्स दी गई वो बहुत कम है। ये एक बिना दांत का शेर माना जाता है। किसी भी सभ्य समाज में मानवाधिकारों का सवाल खुली हवा में सांस लेने जैसा है। अगर हवा में ताजगी नहीं होगी तो दम घुट जाएगा। मानवाधिकारों के सवाल को एक तरफ जहां सामाजिक शिक्षा के स्तर पर लेना होगा, दूसरी तरफ इसे औपचारिक शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा, ताकि नौजवानों की आने वाली नस्लें ये जाने कि इनकी जरूरतें उनको हैं और क्यों हैं, और पूरे समाज को हैं। जितने भी लॉ के कोर्सेज हैं या पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज हैं या और कहीं भी जहां भी संभव हो वहाँ ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन होनी चाहिए, ये सोच के कि ह्यूमन राइट्स हमारे जीवन का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी गवर्नेंस का एक अभिन्न अंग हैं। चाहे वो सिविल हों, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हों, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों असेंबलीज में या पार्लियामेंट्स में, जो मिनिस्टर्स हो जाते हैं वो और जो नहीं होते वो भी, जिनको ये एहसास कराया जाना चाहिए कि वो कमिटेड हैं सिविल लिबर्टीज़ की, ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए। क्योंकि जब वो इलेक्ट होकर ओथ लेते हैं तो संविधान के प्रति उनको ओथ लेनी पड़ती है, और संविधान में ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं। इसलिए कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई एमएलए, मिनिस्टर जब ऑफिस में आ जाते हैं तो वो कटिबद्ध हैं, पहले से ही वचनबद्ध हैं कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी है। ये उनको एहसास कराया जाना चाहिए कि उन्होंने शपथ ली हुई है जो वो ह्यूमन राइट्स के प्रति शपथ है। और जब तक ऊपर से ये काम शुरू नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के लोगों को कहें, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो पार्टी इन पावर के चीफ हैं
वो अपनी पार्टी जिन स्टेट्स में है वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को कहें कि उन्हें ये देख के चलना है कि वो कमिटेड है ह्यूमन राइट्स के लिए, और ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना उनका ऐसा ही कर्तव्य है जैसा कि देश में शांति बनाए रखना उनका कर्तव्य है। और अगर अब हमारी जनरल एजुकेशन के दौरान ही लोगों को ये पता लग जाए कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता लगे कि उनके कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको ह्यूमन राइट कहा जाता है, और ह्यूमन राइट का दूसरे अधिकारों से अंतर क्या है। आमतौर पे लोग ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के जो भी राइट हैं वो ह्यूमन राइट्स है, तो उनको ये पढ़ाया जाना चाहिए एकेडमिकली कि ह्यूमन राइट्स असल में क्या है। और जब उनको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि ह्यूमन राइट्स क्या है, तो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई, ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैंड लेना किसी एक इशू के ऊपर बहुत आसान हो जाएगा और बहुत कॉमन हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। मानवाधिकार सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणाओं से जुड़ी किसी खानापूरी का नाम नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया में फैली मानव सभ्यताओं की आपसी और दूसरी सभ्यताओं के बारे में सोची गई मानवीय संवेदनाओं की सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उसको, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और जो भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ विकास का अधिकार है। तो गरीबी, बेरोजगारी, जो ये सारे जिस तरह से लोग परेशानी में आज हिंदुस्तान में हैं, हर चौथा व्यक्ति आज पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसको भी हक है वो अच्छी तरह से जिए। हमारा ये मानना है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए जब तक मानव अधिकारों को फोकल पॉइंट नहीं बनाया जाएगा तो अच्छी गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। और यही चीज हम सरकार पे भी और जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी बताने की कोशिश करते हैं। भारतीय समाज युगों युगों से मानवीय संवेदनाओं का समाज रहा है। किसी भी किस्म का आतंकवाद नाश करता है मानवाधिकारों का। और ऐसे में जबकि सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी इसने अपनी जड़ें फैला रखी हैं, इस देश की न्यायपालिका, संसद और आम नागरिकों का कर्तव्य है कि वे गहरी चिंता के साथ इस पर सोचें और सोचकर कारगर कार्रवाई करें।